ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. Okay, so this is India. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್. ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. I will not speak Kannada first. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? हरियाणा जाऊन राहायचं. क्यों? मराठीत नाही येत नाही थे. बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे. कौन बोला इससे? आम्हाला येत नाही हिंदी. नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना. आता तो पैसे हाँ, नहीं देने का ना पैसा. हाँ ठीक है ठीक है. हिंदी से इतनी नफरत क्यों? आप हिंदी का आग्रह सामान्य देशवासियों पर तो करना चाहते हैं, करना चाहिए, सब हिंदी बोलते हैं. दिक्कत यह है कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ने को तैयार हैं. क्या ब्यूरोक्रेसी सहमत होगी? कन्नड़ में बात करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, मराठी में बात करो नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे. समाज का जो बड़ा बुद्धि वर्ग है या समाज का जो बड़ा वर्ग है जो उसके साथ समर्थन में नहीं है, उससे मुखर होना पड़ेगा इसके खिलाफ और बताना पड़ेगा कि नहीं, अगर महाराष्ट्र है तो सबका है, कर्नाटक है तो सबका है. 1980 में सबसे ज्यादा भाषाई आंदोलन एकदम चरम पे पहुंचा और उस दौरान हमने देखा कि पंजाब जल रहा था, उस दौरान असम में मूवमेंट हो रहा था. केंद्र से कोई मैसेज नहीं जाने की जरूरत है. जब जब ये हुआ है, अब जो हो रहा है, आपको नहीं लगता कि बहुत कठोरता से इस पर इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, लेकिन राजनीतिक दलों से ज़्यादा मुझे लगता है कि समाज जब इस मामले के खिलाफ जाएगा. देखिए पार्टी वही करती है जो समाज में एक्सेप्टेंस होता है, उनका वोट बैंक जिससे जुड़ता है. अगर इसके पक्ष में वोट बैंक जाएगा तो पार्टी से खिलाफ नहीं जाएगी. संघ की इस पर क्या सोच है भाषा विवाद पर? देखिए संघ तो सामाजिक समरसता की बात करता है, मतलब जाति का बात हो या धर्म की बात हो या फिर अगर प्रांतवाद, संघ तो स्वीकार ही नहीं है इस बात का. संघ के अंदर तो कहीं भी नहीं होता. आप संघ में तो आपको बता नहीं सकता कौन किस जाति से आता है. संघ के अंदर तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी भी स्थिति के अंदर. कैब ड्राइवर्स कहते हैं पैसेंजर से कि तुम हम कन्नड़ में बात करो, तो ये कहाँ, वेयर आर वी हेडिंग, कहाँ जा रहा है देश? पहले क्या होता था कि हम अखबार पढ़ते थे, नैरेटिव पढ़ते थे, उस पर अपना मत बनाते थे. अब सोशल मीडिया के इस डेमोक्रेटाइजेशन से हर व्यक्ति एक कंटेंट क्रिएटर है, अगर वो चाहे तो. कई फिल्म स्टार सबसे पूछा, किसी को एक शब्द ढंग से मराठी बोलते, लेकिन इन पर तो कोई उंगली नहीं. आप गरीब डिलीवरी बॉय पर अपना गुस्सा. राज ठाकरे एक चौकीदार को गरीब आदमी की मारपीट कर लेंगे, हाँ. लेकिन उसी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान को राज ठाकरे नीचे गाड़ी तक लेने आते हैं और साथ में बैठ कर डिनर करते हैं. नमस्कार, मैं हूं रुचि अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं बतरस. कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी. यह है भारत की सुंदरता. पानी की मिठास की तरह कितनी मीठी बोलियां और भाषाएं हैं हमारी. आप किसी भी राज्य घूमने जाएंगे तो वहां की भाषा के कुछ शब्द अपनी जेब में लेकर लौटेंगे और ये आपकी डिक्शनरी के खजाने को बढ़ाएगा. मराठी हो कि बंगाली कि गुजराती कि कन्नड़, मलयालम या डोगरी. फिर भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में भाषा संवाद के साथ साथ इमोशन भी है, भाव है. अनजान जगह पर कोई अपनी बोली वाला मिले तो बात गांव तक पहुंच जाती है. लेकिन यही भाषा जिसे संवाद का जरिया होना था, वह विवाद की वजह बनती जा रही है. संवाद की नीति इस देश में राजनीति बन गई है और भाषा की मिठास दूसरे के उपहास में बदल गई. नदियों की तरह बहते शब्द हिंसा के बांध से ढक गए. लगातार कभी महाराष्ट्र, कभी कर्नाटक से आती खबरों के बीच हम सोचते हैं कि अगर हर भाषा अपने होने को थोपेगी तो क्या 4 कोस पर बदलती बानी का ये मुहावरा बचेगा? भारत के पास इतनी भाषा होने का गर्व बचेगा या फिर मूक हो जाना ही अच्छा है? मूक होने से तो अच्छा है कि इस पर एक ऐसी बातचीत की जाए जो इसकी परतों को खोले, भाषा और भाषाओं के रस के साथ, बतरस के साथ. और इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 बहुत ही खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी और लेखक और राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रा आस्था. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का. हर दिन सोशल मीडिया पर हम वायरल वीडियोस देख रहे हैं. कन्नड़ में बात करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, मराठी में बात करो नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे, और यहाँ तक कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया जाता है. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. Okay, so this is India. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್. ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. I will not speak Kannada first. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? No. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? Hindi. ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹಿಂದಿ. ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. Just talk to my ಮೇಡಮ್ ಇದು SBI. ಕರ್ನಾಟಕ, You just ಇದು talk to ಕರ್ನಾಟಕ. my SBI chairman. ಮೇಡಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು RBI ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ? ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ? ಇರಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸೂಪರ್.
ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು SBI ಬ್ಯಾಂಕು ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ SBI ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋಣ. ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ I will never speak Kannada. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ಸೂಪರ್. सबसे पहले तो आप लोगों के ओपनिंग स्टेटमेंट्स कि देश में इस समय भाषा का जो विवाद चल रहा है उस पर आपकी सोच क्या है? मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से एक भाषा को लेकर, हिंदुस्तान तो पूरा एक है, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई किसी भी भाषा में बात कर सकता है. मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक प्रांतवाद का जो शुरू हुआ है कि भाई महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको मराठी में बात करना पड़ेगी, आप पंजाब में जाओगे तो आप पंजाबी बात करना पड़ेगी, आप कर्नाटका में जो मामला हुआ अभी कि बैंक मैनेजर के साथ कि आपको कन्नड़ नहीं आती है, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. और इसको बहुत जल्दी रोकना चाहिए, इस पर बहुत जल्दी विराम लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ता गया प्रांतवाद तो इससे बहुत से राज्य हैं जहां अभी इस प्रांतवाद का जो असर है वो नहीं हुआ है, नहीं पहुंचा है. अगर ये आग सब जगह पहुंचेगी और ये अगर विकराल रूप लेती है तो इसमें किसका नफा और नुकसान है? इसमें नफा तो किसी का नहीं है, समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है, सोसाइटी का नुकसान है और सारे भारतवासियों का नुकसान है, 140 करोड़ लोगों का. तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और समाज को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए. और उस समाज को भी, जिस समाज में इस तरीके से घटनाएं घट रही, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ के सोसाइटी के लोगों को इसके खिलाफ सड़क पर आना चाहिए, बोलना चाहिए, सोशल मीडिया पे बोले, अपने प्लेटफॉर्म पे बोले और ये बताए कि हम इसके साथ नहीं है. क्योंकि ये करने वाले लोग बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ बहुत बड़ा समूह है. मुट्ठी भर लोग अगर इस राज्य को इस तरीके से अगर बदनाम कर रहे हैं या राज्य के इस तरीके से माहौल को खराब कर रहे हैं, तो समाज का जो बड़ा बुद्धि वर्ग है या समाज का जो बड़ा वर्ग है जो उसके साथ समर्थन में नहीं है, उससे मुखर होना पड़ेगा इसके खिलाफ और बताना पड़ेगा कि नहीं, अगर महाराष्ट्र तो सबका है, कर्नाटक है तो सबका है, पंजाब है तो सबका है, गुजरात सबका है और सब भारतवासियों का यह देश है. तो मुझे लगता है कि जितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सब हिंदुस्तानियों का वहां जाने का हक है. संविधान ने सबको हक दिया है. मुझे लगता है उनको अपने प्रांत में जितना सम्मान और स्वीकारता मिलती है, दूसरे प्रांत में भी उतना ही सम्मान और स्वीकारता मिलना चाहिए और उनको ज़्यादा मिलना चाहिए. वो दूसरे प्रांत से आए हुए लोग हैं. तो ये वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी जो है, मुझे लग रहा है वो उस प्रांत के लोगों को देखना चाहिए कि दूसरे प्रांत से आया हुआ व्यक्ति आपके ज़्यादा सुरक्षित महसूस करे, आपके ज़्यादा अपनापन उससे महसूस करे. और जब वो आपका प्रदेश छोड़ के अपने प्रदेश में जाए तो वो अच्छी यादें लेकर आपके साथ जाए और लोगों से बोले कि अगर जाना है तो आप कर्नाटक में जाइए, आपको जाना है तो आप महाराष्ट्र के अंदर जाइए, वहाँ सबका सम्मान और स्वागत होता है. मुझे लगता है कि ये सरकार भी देखे और सोसाइटी के रूप में हम सबको भी इस बारे में सोचना चाहिए. जी ऋचा जी, मुझे लगता है कि समीर जी ने जो बातें बोली मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ. मुझे लगता है कि ये भाषाई आंदोलन या भाषा को लेकर के आग्रह हमेशा से रहा है, लेकिन जब हमारे खिलाफ एक औपनिवेशिक सरकार थी या बरतानिया हुकूमत थी, उस समय हम सब एक हुए और अलग अलग भाषाओं में राष्ट्रवाद के पुट थे. वो रविंद्रनाथ टैगोर लिख रहे थे, अंग्रेजी में लिख रहे हों, या सुब्रमण्यम भारती लिख रहे हों, या गांधी जी बात कर रहे हो, सब कभी गुजराती में बोल रहे थे, कभी तमिल बोल रहे थे, कभी हिंदी बोल रहे थे, कभी अंग्रेजी बोल रहे थे, लेकिन सब एक राष्ट्र के लिए खड़े थे. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कॉमन एनिमी जिसको कहते हैं वो हट गया. अब जब सामान्य शत्रु नहीं है तो हम आपस में लड़ रहे हैं. अब हमने लड़ना ऐसा शुरू किया कि हर 2 दशक के बाद आप देखिए कि ये प्रतिध्वनि दिखाई देती है. 1980 में सबसे ज़्यादा भाषाई आंदोलन एकदम चरम पे पहुंचा और उस दौरान हमने देखा कि पंजाब जल रहा था, उस दौरान असम में मूवमेंट हो रहा था, उस दौरान नीचे की तरफ अगर हम चलें तो दक्षिण भारत में अलग होने की मांगें शुरू हो गई थी. मामला थोड़ा बहुत थमता है जब कमीशंस बनाते हैं, कमीशंस की रिकमेंडेशन आती है, लोगों को कोऑप्ट किया जाता है, पार्टीज अप्रोप्रिएट करती हैं, आगे बात बढ़ाती हैं. 2010 में ये फिर शुरू हुआ. 2010 में क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 2010 में सोशल मीडिया प्रमुख रूप से आने लगा. हालांकि 1980 में भी सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही था कि प्रिंट इतना ज़्यादा तेज़ी से फैला और समीर जी उसी दौरान के तो बताएंगे सारे अखबारों की नींव समीर जी की वजह से एक तरह से कह सकते हैं. तो प्रिंटिंग की वजह से 1980s में हुआ. 2010 में सोशल मीडिया की वजह से डायलॉग डेमोक्रेटाइज होना शुरू हुआ, फिर से ये सुर बढ़ना शुरू हुए. लेकिन अब हम 20 साल के बाद जो 2030 में देखते वो 2024-25 में देख रहे हैं, क्योंकि हम अब सोशल मीडिया. तो मैं ऐसे इसको देखती हूँ और इसको ज़रूर निश्चित रूप से इसको इस पे बहुत गहराई से समाज के रूप में हमें सोचने की ज़रूरत है. मैं बहुत ज़्यादा किसी भी
हालांकि मेरा काम ज़्यादातर राजनीति से संबंधित रहा है ऋचा जी, लेकिन मैं राजनेताओं पे बहुत भरोसा नहीं करती। नहीं, वो क्योंकि भाषा की राजनीति पे भी मुझे आपसे लेना है, बातचीत करनी है। जी, क्योंकि वो युवा नेता जिनके ऊपर बहुत दारोमदार होता है कि आप नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे, वो सब चुप हैं। और ये चुप रहने की बात नहीं थी। कर्नाटक से एक SBI के एम्प्लॉय को बाहर जाना पड़ता है, माफी मांग के, कन्नड़ में माफी मंगवाई गई। जी, ये बहुत शर्मनाक घटना है। और इसमें मैं पक्ष विपक्ष किसी की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही कि कोई भी एक युवा नेता क्या राष्ट्र का चेहरा बनकर उभरा जिसने कहा हो कि ये गलत हुआ। बल्कि तेजस्वी सूर्या जैसे नेता, जिनसे आप ये सोच सकते हो कि ये तो यंग लीडर्स हैं, वो इसके खिलाफ बोले, तो उन्होंने भी उसी में समर्थन कर दिया। तेजस्वी क्यों खिलाफ बोलेगा भाई? तेजस्वी एक पार्टी का नेता है ना, उसको अपनी राजनीति देखना है, उसको अपने प्रांत की, वो कर्नाटक से सांसद है, उसको अपनी स्थानीय पॉलिटिक्स देखना है, उसको अपनी पार्टी के पॉलिटिक्स देखना है। जब स्थानीय भारतीय जनता पार्टी का उसको का समर्थन होगा, सेंट्रल में अगर बीजेपी का उनको इस बात का समर्थन होगा, उनको लग रहा होगा कि प्रांतवाद की राजनीति मेरे कैरियर में मुझे बड़ा नेता बनाएगी, तो उस दिशा में ये पार्टी को तय करना है ना कि नेताओं को बोले कि नहीं। जब महाराष्ट्र के अंदर बाला साहेब ठाकरे ने ये किया, जब उत्तर भारतीय के साथ किया या दक्षिण भारतीय लोगों के साथ ये सब शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थी बाला साहेब ठाकरे के साथ। वो कट्टर हिंदुत्व, मराठी अस्मिता की बाला साहेब ठाकरे बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही थी, अटल आडवाणी जी। तो उस समय अगर बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को रोका जाता कि भाई ये गलत है, सही बात है। तो मुझे लग रहा है कि फिर वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे ने अलग होकर बनाई, और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि मेरा प्रमुख लक्ष्य उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से बाहर करना, बंबई से, और मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ना। जो पार्टी इसी आधार पर बने कि उत्तर भारतीय को और दक्षिण भारतीय के लोगों को बंबई से निकालना है, तो फिर वो पार्टी वही करेगी कि कोई परीक्षा देने आ रहा है तो मार के भगाओ, अगर मराठी नहीं आ रही है तो आप प्रांत छोड़ के जाओ। और जब उनको सपोर्ट स्थानीय लेवल पर अगर लोगों को मिलेगा, तो दूसरी रीजनल पार्टियां भी सोचती है कि भाई अगर इस आधार पर राज ठाकरे, साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस तरह की राजनीति करें। स्टालिन भी इस तरह की राजनीति कर ही रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, कि उन्होंने कहा हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा। कोalition की पॉलिटिक्स में आप देखिए ना, आप केंद्र सरकार को तो सबका ध्यान रखना है, लेकिन राज्य में जाके आप एक ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हो जो राजनीति कर रही है, स्टेट की राजनीति और भाषा की राजनीति कर रही है, और फिर वहां के नेता अलग भाषा बोल रहे हैं। केंद्र से कोई मैसेज नहीं जाने की जरूरत है जब ये हुआ है, अब जो हो रहा है, आपको नहीं लगता कि? देखिए, मुझे लगता है कि मैसेज जाएगा, और जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत अच्छे से मतलब समझ रही होगी और ये महसूस कर रही होगी कि इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है पार्टी भी इस बात को देखेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश की पार्टी है, वो रीजनल पार्टी तो है नहीं। उसे जैसे महाराष्ट्र की राजनीति करना है, उसे उसी तरीके से गुजरात में भी करना है, और उत्तर भारत, बिहार और उत्तर प्रदेश में तो प्रमुख पार्टी के रूप में है। बीजेपी और कांग्रेस को तो कम से कम ये बात समझ, राष्ट्रीय पार्टी तो पूरे देश का इनको देखना है। मुझे लग रहा है पार्टी ने अपने स्तर पर संदेश भी दिया होगा नेताओं कि भाई इस तरह की राजनीति स्वीकार नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कठोरता से इस पर इंप्लीमेंट होना जरूरी है। लेकिन राजनीतिक दलों से ज्यादा मुझे लगता है कि समाज जब इस मामले के खिलाफ जाएगा, देखिए पार्टी वही करती है जो समाज में एक्सेप्टेंस होता है, उनका वोट बैंक जिससे जुड़ता है। अगर इसके पक्ष में वोट बैंक जाएगा तो पार्टी से खिलाफ नहीं जाएगी, समाज इसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो पार्टी भी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी, क्योंकि पार्टी समाज से निकली हुई पार्टी है। जिस दिशा में समाज जाता है, पार्टी उसी दिशा में बहती है कि उन्हें समाज का वोट चाहिए। तो मुझे लगा कि समाज से जब ये आवाज आएगी, सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ जब लगातार एक जिक्र होगा, चर्चा होगी, और जब जाएगा कि समाज में से स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है फिर पार्टी भी इसे गंभीरता से लेगी। समीर जी, मैं एक थोड़ा सा वो देख रही थी पुराने उसमें, तो सबसे पहले अगर भाषा को लेकर कोई आंदोलन हुआ है तो उर्दू के खिलाफ हुआ, इंडिपेंडेंस से पहले। और इंडिपेंडेंस से पहले ही शायद मेरे ख्याल से एक तमिल या किसी एक और, तो थोड़ा सा अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा ये भाषा विवाद के इतिहास पर जाएं, क्योंकि कई बार लगता है ना लोगों को, यार ये तो अभी शुरू हो गया है, शुरू अभी नहीं हुआ, कब कब किस किस भाषा को लेके हुआ? उर्दू विवाद हो, बंगाल का विवाद हो, बांग्ला भाषा का विवाद उस समय हुआ था। उस समय जितने भी ये विवाद हुए, ये सब प्री इंडिपेंडेंस के हुए, मतलब स्वतंत्रता के पहले आप देखेंगे तो उस समय, उसके बाद के ये आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद सिर्फ एक ही आंदोलन जो हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे, 15 साल के लिए गेस्ट पीरियड पे रखते हैं, उसके बाद सारी जो भाषा है, मतलब सरकारी कामकाज होगा वो हिंदी में होगा। 15 साल जब होने का है तो तमिलनाडु में इसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा, इसके अंदर बहुत लोगों ने आत्मदाह किया। तो जब लाल बहादुर, 60 का दशक था, हाँ ये 64-65 का था, जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बन गए थे नेहरू के बाद, 64 के बाद। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है। उस समय तमिलनाडु के कई बड़े नेता, कामराज जैसे वो काफ़ी बड़े नेता कांग्रेस में प्रभावशाली थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी को अभी अब मत थोपिए। तो उस समय रोक दिया गया हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने से। तो उसके बाद से फिर राष्ट्रीय भाषा हिंदी बन नहीं पाई। तो तमाम तरह के हुए, लेकिन उस समय चूंकि उर्दू को लेकर विवाद हुआ, लेकिन उर्दू एक ऐसी भाषा मानी जा रही थी
कि उर्दू एक भाई मुसलमानों की मुगलकालीन भाषा है, मुसलमानों की भाषा, तो उससे बहुत ज़्यादा समर्थन मिला नहीं उस स्थिति को लेके। बांग्ला को लेके भी यही हुआ कि बांग्ला भाषा को लेके। हिंदी चूंकि पूरे देश के अंदर बोले जाने वाली एक भाषा थी, बड़े वर्ग की भाषा थी, तो हिंदी को लेके जो विवाद हुआ वो बड़ा प्रमुखता से विवाद हुआ, और सारे मीडिया में, उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं, तो जो भी अखबार निकलते थे उन्होंने उससे प्रोमिनेंट लिया। लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया आया तो उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया के कारण ये सारे विवाद तब भी होते थे, तब भी अखबारों में होता था, तब भी लोकसभा में चर्चा होती थी, लोकसभा में बोलना नहीं दिया जाता था हिंदी में। अगर आप देखेंगे तो पहले कोई अगर हिंदी में बोलना चाहता तो बोलने नहीं दिया जाता था। राम मनोहर लोहिया जब हिंदी में बोलने के लिए कहा तो उनका विरोध किया गया कि आप हिंदी में क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने लोगों को तैयार किया कि आप हिंदी में बोलिए। तो उस समय भी दक्षिण बनाम उत्तर भारत का जो अंग्रेजी और हिंदी का था या रीजनल लैंग्वेज का था वो बड़े पैमाने पर रहा। लेकिन चूंकि उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं था तो आम जनता को उससे बहुत कंसर्न नहीं था, पता नहीं पड़ता था। अब तो हर गांव में मोबाइल है सबके पास, तो आदमी को तुरंत पता है कि कर्नाटक के किसी गांव में क्या हुआ या तमिलनाडु के किसी गांव में क्या हुआ, और उसके ऊपर जो रिएक्शन आता है तो वो लोग उसको रिएक्शन को पढ़ते हैं, तो फिर वो भी उसको अपना हिस्सा मान लेते हैं और फिर वो भी उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। तो एक घटना के पीछे एक पूरी चेन बनती चली जाती है, और फिर वो पूरे एक देश की मतलब एक ओपिनियन के रूप में होता है कि कौन इसके साथ है, कौन इसके विपक्ष में। फिर उसको लेके वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप, फिर ट्रोलिंग और ये सब सोशल मीडिया पे शुरू होता है। तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया पे चीज़ें जो होता है वो सब जगह पहुंच रहा है। आजकल तो कि कैब ड्राइवर से बात हुई, लेकिन आपने जो बात अभी कही वो मैं जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। आज इतना मराठी और हिंदी का विवाद हो रहा है। मेरे शहर झांसी के पहले सांसद थे रघुनाथ विनायक धुलेकर जी, जो कि महाराष्ट्रन थे, और उन्होंने उस समय संसद में, और वो संसदीय समिति के सदस्य भी थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी के साथ हुआ था उनका कहीं कहीं आता है कि नेहरू जी के साथ उनका विवाद हुआ। नेहरू जी ने कहा भाई आप इंग्लिश में बात कीजिए, सब हिंदी नहीं समझते। तो धुलेकर जी को 10-11 भाषाएं आती थी, उन्होंने सब में बोला कि ठीक है मैं सबके लिए बोलूंगा। और फिर सच्चिदानंद सिन्हा जी के साथ भी उनका ऐसा विवाद हुआ जब उन्होंने कहा कि हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए। वो भी तो एक महाराष्ट्रन थे। तो सोच बड़ी रखने के लिए कि मतलब, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने 7 भाषाओं में बोला था, लेकिन हिंदी भाषा ही रिकॉर्ड में ली है, बाकी भाषा रिकॉर्ड में नहीं ली थी उनकी। सच्चिदानंद सिन्हा उसमें स्पीकर थे, उनसे उनकी बहस हो गई थी, उन्होंने अनुमति नहीं दी थी, उन्होंने बोला तो उन्होंने रिकॉर्ड में खाली हिंदी भाषा का ही उनका भाषण लिया है। बट आप सोचिए ना, बीइंग अ महाराष्ट्र में उस समय हिंदी के लिए खड़े हुए थे। और आज हम लोग, अभी मुझे ध्यान आ रहा है सोनू निगम के कॉन्सर्ट में भी तो बवाल हुआ था, सोनू निगम के लिए भी कह दिया गया। तो मतलब आप आर्टिस्ट को, आप SBI के एम्प्लॉय को, आप एक डिलीवरी बॉय को, आप एक मतलब कैब ड्राइवर्स कहते हैं पैसेंजर से कि तुम हम कन्नड़ में बात करो, तो ये कहाँ, वेयर आर वी हेडिंग, कहाँ जा रहा है देश? मुझे लगता है ऋचा जी, एक बात जो समीर जी ने कही वहाँ से मैं इसको उठाती हूँ। पहले क्या होता था कि हम अखबार पढ़ते थे, नैरेटिव पढ़ते थे, उस पर अपना मत बनाते थे। अब सोशल मीडिया के इस डेमोक्रेटाइजेशन से हर व्यक्ति एक कंटेंट क्रिएटर है, अगर वो चाह ले तो। बिल्कुल। तो पहले आप जैसे अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स की बात करूं तो पहले व्यक्ति राजा जी, अंबेडकर, नेहरू या राजेंद्र प्रसाद सब अलग अलग स्टैंड ले रहे थे भाषा को लेकर के, लेकिन आप इनका चेहरा देखते थे कि ये प्रतिनिधि कर रहे हैं आपके। आज आपका प्रतिनिधित्व आप स्वयं कर रहे हैं। तो ये जो तीखी आवाज हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि बहुत सारी प्रतिध्वनियां एक साथ हैं। कुछ गाली गलौज के माध्यम से होंगी, कुछ इस माध्यम से होंगी कि भाई कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है, आप उसको बिल्कुल प्रेशर करके आप भगा दे रहे हो। लब्बो लुआब ये है कि भाषा का प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो हम लोगों को थोड़ा और डीप डाइव करके जाना चाहिए कि फिलॉसफीज क्या है इसको लेकर के। नोआम चॉम्स्की का एक आर्गुमेंट आता है कि भाई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ग्रामर जो है वो एक सुपर स्ट्रक्चर की तरह आप उसको देखिए। वो आप किसी भी भाषा में अगर आप किसी भी भाषा के आग्रही हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, कंटेंट पे मूलतः हमें आगे बढ़ना है। दूसरा सपीर और मुझे दूसरे लिंग्विस्ट थ्योरिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा, सपीर की हाइपोथेसिस है कि भाई भाषा डायरेक्टली कल्चर को प्रभावित करती है। मेरा मानना है कि ये जो लड़ाई है वो मूलतः कल्चर यानी संस्कृति और अर्थ की लड़ाई है। भाई ये जितने स्वर हैं, आप ये नहीं देखिएगा कि बंगाल से ये स्वर कम मुखरित होगा। बिहारी, आपको, मैं खुद बिहार से हूँ, बिहारी कम आपको कहेगा कि आप मगही में बोलिए, भोजपुरी में बोलिए, मैथिली में बोलिए, या आपको उत्तर प्रदेश से भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप सिर्फ हिंदी में बात कीजिए। ये वो समृद्ध प्रांत है जहाँ पर रिसोर्सेज की मारामारी शुरू हो चुकी है। चाहे वो महाराष्ट्र में कभी लगा हो कि हमारे रिसोर्स पर एकाधिकार हमारा ना हो, डेमोक्रेटाइज हो, लेकिन किसी दूसरे वर्ग का आधिपत्य। महाराष्ट्र को तो बहुत टाइम से लग रहा है जी। पहले तमिल से, गुजरात सबसे, महाराष्ट्र को तो दिक्कत गुजरात से भी है। वही तो, गुजरात महाराष्ट्र में भी। तो मुझे लगता है ये अर्थ का मामला है। तमिल को आप देखिए, तमिलनाडु का मेजर जो इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात तो तमिलनाडु से उठ रही है ना।
तेलुगु, आप द्रविडियन पार्टीज को देखिए, उनका आग्रह कल्चर को लेकर ज्यादा है भाषा से ज्यादा। भाषा एक तरीके का एक शील्ड हो जाता है कल्चर के बारे में बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सब इंटर रिलेटेड मुद्दे हैं। भारत का अगर विकास समवेशी होता, जिस एक स्वर में राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, उस एक स्वर में अगर हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज आर्थिक नीति की बात करें, भाई सब तो चाहते हैं कि गरीब का भला हो, चाहे वो कांग्रेस में राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी जी हो। तो भाई आप लोग देश का भला किस तरीके से, उस पर एक ब्लूप्रिंट बनाइए ना। राष्ट्रवाद को लेकर ब्लूप्रिंट बनाना, हमने कॉमन एनिमी चुना ना। आज आपने कॉमन एनिमी क्यों नहीं चुना है? क्योंकि सबको, जो जैसा कि आपने कहा, सबको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी प्यारी होती है। इसीलिए हम किसी एक सांसद को अगर हम चिन्हित करके बोलें तुमने क्यों नहीं बोला, वो क्यों बोलेगा? जब आला कमान के लेवल पर ही हम लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि हम भाषा के बारे में क्या पक्ष लें, हमें ये क्लैरिटी ही नहीं है कि बिहार को लेकर के भी, बिहार इलेक्शंस आने वाले हैं, बहुत तू मैं होगी। आज तक बिहार की लीडरशिप ये डिसाइड ही नहीं कर पाई है कि हमें समाजवाद छोड़ना है या पकड़ना है। जब से बिहार में राजनीति, प्रांतीय राजनीति शुरू हुई, तब से लेकर आज तक हमने समाजवाद का पल्लू ऐसा तेज पकड़ा, हम किसी इंडस्ट्री को आने ही नहीं दे रहे। इस थॉट से अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तब तो बात आगे बढ़ेगी। तो मेरा मानना है कि ये एक वाइडर डिबेट है, इसको सिर्फ भाषा तक हम सीमित ना रखें। बट आजकल चूंकि भाषा को लेकर, हाँ एक्चुअली बहुत वो छोटा कर दिया कि हर समय बोलो बोलो, और इस पर हम लोग और उसके सोशल उस पर आएंगे। समीर जी, संघ की इस पर क्या सोच है, भाषा विवाद पर? देखिए, संघ तो सामाजिक समरसता की बात करता है। मतलब जाति का बात हो या धर्म की बात हो या फिर अगर प्रांतवाद, संघ में तो स्वीकार ही नहीं इस बात का। संघ के अंदर तो कहीं भी नहीं होता। संघ में तो आपको बता नहीं सकता कौन किस जाति से आता है। संघ के अंदर तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी भी स्थिति के अंदर। संघ इसको कभी समर्थन करेगा नहीं। और संघ ने तो मतलब जिस तरीके से जातिवाद को लेकर उठा था, तो 2014-15 में संघ ने कहा था कि भाई देश में एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान होना चाहिए। ये सामाजिक समरसता का उन्होंने सबसे बड़ा एक उदाहरण पेश किया था कि भाई पूरे देश में ये हो, एक मंदिर सबके लिए हो, एक कुआं सबके लिए हो, एक शमशान सबके लिए हो, कोई जातिवाद का भेद नहीं हो। संघ से राजनीति नहीं चलती ना। संघ तो राजनीति करता नहीं है। संघ तो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। संघ का जहां दायरा है, संघ काम कर रहा है इस स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है संघ इसके खिलाफ। लेकिन माहौल तो सोसाइटी से ही मतलब बनेगा ना। सरकार को इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि भाई कैसा है। राज्य जिसकी सरकार है उनको देखना पड़ेगा। क्या होगा अगर ममता बनर्जी कहेगी कि भाई बंगाल में बंगाल अस्मिता की बातें बाहर के नहीं आएंगे? क्या होगा पिनरई विजयन अगर केरल में कह देंगे कि भाई मलयालम अस्मिता की बातें कोई बाहर नहीं आ सकता? कल भगवंत मान पंजाब, बिल्कुल, कल भगवंत मान कह देंगे पंजाबी के बिना हम आपको पंजाब में नहीं रखने देंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, अगर इन राज्यों में इस तरह से होने लगा तो फिर हिंदुस्तान का आम आदमी कहाँ जाएगा? ये तो बहुत मतलब इस देश की ताकत तो भाई मुझे लगता है कि सांस्कृतिक बहुलतावाद इस देश की ताकत है ना। अगर इस तरीके से आप प्रांतवाद में बांट दोगे कि भाई आपको दूसरी भाषा नहीं आती तो आप उस प्रांत में नहीं जा सकते, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का 2047 का विकसित भारत का सपना है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और देखिए ना, आप ब्यूरोक्रेट समझ सकते हैं कि चलो वो उस काडर का है, वहाँ की भाषा वो सीख लेगा, उसको टाइम दिया जाता होगा जो भी है। लेकिन अब जैसे बैंक्स हो गए या आपकी सारी पेट्रोलियम कंपनीज हो गई, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, इनका कहीं से भी कहीं ट्रांसफर होता रहता है। तो क्या ये सिर्फ भाषा ही सीखते रहेंगे आप? और मेरा कहना है कि शौक के लिए तो हम हर भारतीय भाषा से प्यार करते हैं। मुझे थोड़ी सी बंगाली भी आएगी, थोड़ी मराठी भी आएगी, गुजराती गुजरात जाएंगे तो पढ़ना कोशिश करेंगे, वो एक अलग बात है। इस तरह से हम सब एक दूसरे की कनपट्टी पे बंदूक रखने लगेंगे कि तुम्हें इस भाषा में बात करो, तो ये बहुत खतरनाक। देखिए, सबको सब भाषा अच्छी बात है, सब भाषा में बोले ही अच्छी बात है, सब भाषा को सुने ही अच्छी बात है, सब भाषा सीखे ही अच्छी बात है। लेकिन ये कनपट्टी में बंदूक रख के नहीं हो सकता ना, या लाठी लेके नहीं हो सकता कि आपको सीखना ही पड़ेगा। भाई महात्मा गांधी ने तो कोशिश की भी थी, और उस समय तो कहते थे, जिन्ना जब अंग्रेजी में बोलते उन्होंने कहा आप उर्दू में भाषण दो, आपको उर्दू आना चाहिए। पटेल से कहा कि आप दूसरी भाषाएं सीखो, पटेल बोले कि मेरी उम्र हो गई, अगले जन्म में देखूंगा, सीखने का नहीं है। तो महात्मा गांधी तो कहते थे भाई सबसे कि जितनी भाषा आप सीख सकते हो सीखो, जिस प्रांत में जा रहे हो आप उस भाषा में बात करोगे तो आपका लोगों का आत्मीयता बढ़ेगा। तो लोग खुशी से सीखते भी लैंग्वेज के लिए। लेकिन आप ये कह दो कि नहीं आपको सीखना ही पड़ेगा वरना आप प्रांत में नहीं आ सकते हो, इस प्रदेश में रहना होगा तो आपको मराठी बोलना पड़ेगी, बंगाल में रहना तो बंगाली बोलना पड़ेगी, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। कई शॉर्ट टर्म के लिए किसी का ट्रांसफर होता है, सेना में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तमाम तरह की नौकरियां जिसमें आदमी जाता है, व्यवसाय के लिए आदमी जाता है। उस स्थिति में आप उसके ऊपर बंधन डाल दो तो वो तो उस राज्य से तौबा करेगा, नुकसान तो उस राज्य का होना है ना, कि उसके राज्य में जो इन्वेस्टमेंट आना है वो नहीं आएगा, दूसरे लोग आना कम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक राज्य के विकास के लिए भी ये ठीक नहीं है, देश तो है नुकसान, उस राज्य के लिए भी ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है उस सोसाइटी में मतलब जिसे कहते हैं ना डिवाइड, मतलब अभी तक धर्म और जाति पे लड़ रहे थे। सबसे ज्यादा दुखद तो ये है कि कितने फ्रंट्स पे लड़ेंगे हम, और वहाँ सेना पूरे, और इस समय स्पेशली हम इतने क्रूशियल टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ आप एक दुश्मनी, एक देश से लड़ रहे हो
और आप फिर अंदर ही अंदर अपने में इतनी कितनी लड़ाइयाँ हैंडल करेंगे हम सामाजिक तौर पर। बिल्कुल ठीक बात है ऋचा जी, आपने शो के पहले भी जो एक लाइन कही, उस पहले भी एक बात, कई बार आप ये बात कह चुकी हैं कि सेना तो हमारे लिए लड़ रही है, लेकिन क्या हम इस लायक हैं कि सेना लड़ सके? ये बहुत बड़ा विमर्श है। मुझे लगता है कि अगर इस देश का हर बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करे, मैं अगर फॉरवर्ड की बात करूँ, हर बच्चे को, अगर हर गुजराती बच्चे को असम और बंगाल के किसी एक महाकाव्य की पूरी जानकारी हो, कम से कम कहानी पता हो, उधर के किसी बच्चे को गुजराती महाकाव्य की, जैसे ऊखा हरण, ये गुजरात में भी उतना ही पॉपुलर है जितना पॉपुलर असम और बंगाल में है, क्योंकि वो कहानी इन दोनों प्रांतों को जोड़ती है। तो हमारा देश तो, अगर जो बात सुषमा जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी कह करके गई कि भाई किसी बच्चे का नाम, गुजराती बच्चे का नाम अगर किसी बंगाली बच्चे का नाम अगर गुजराती संस्कृति से उठा करके लिया जा रहा है, तो हम उस देश के ही निवासी हैं। तो अगर ये हम पॉलिसी लेवल पर अगर करें कि मैं भाषा पे नहीं जा रही कि कितनी भाषाएं सीखनी चाहिए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, वो बात का विषय है। मुझे लगता है हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने साहित्य, अपने कला संकायों में कुछ एक कॉमन मिनिमम एक हम बना लें, एक सिलेबस बना लें जो हर बच्चे को खेल खेल के माध्यम से पढ़ा दिया जाए। जैसे संघ में मुझे लगता है कि जो क्रीड़ा होती है उसमें यही सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अभी जो बात की समीर जी ने, मुझे ध्यान आता है कि असम में काम करते समय या केरल में काम करते समय जिन स्वयंसेवकों से मैं मिली, जिन प्रांत प्रचारकों से बात हुई, वो बिल्कुल ही भाषाई रूप से बिल्कुल अलग टेरेन में जाकर के रहना, वहां की भाषा सीखना, क्योंकि उनके ऊपर गन पॉइंट डाल करके नहीं कहा गया केरल के किसी स्वयंसेवक को कि आप असमिया सीखो, लेकिन उन्होंने असमिया सीखी क्योंकि वो सीखना जरूरी था उस परिवेश पे के काम लिए। करने के लिए। आपने अगर अपने कल्चर को, जो क्योंकि मुझे लगता है कि रीजनल पार्टीज हो या मैं बहुत नैरो डाउन करके बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी हो, रीजनल पार्टीज और भारतीय जनता पार्टी में सामान्यता ये है कि सब कल्चर को लेकर के आग्रही हैं। तो आप ही मिलकर के, आप हटा दीजिए ना, लेफ्ट को हटा दीजिए, कांग्रेस को हटा दीजिए, आप ही दोनों एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम कर लीजिए ना, कि हमारे यहाँ से ये महाकाव्य, तमिल से शिलापत्तिकरम ले लीजिए, अपने यहाँ से रामायण ले लीजिए, इधर से ऊखा हरण ले लीजिए, असम और बंगाल दोनों को बिठा करके कोई एक कॉमन सा एक महाकाव्य ले लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं अनुदित कर दीजिए और आपस में डायलॉग कीजिए। तो नोआम चॉम्स्की की जो बात है कि मूलतः भाषा का स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता, मूलतः जो संवाद है, जो कंटेंट है और जो उसकी स्थिति है वो मायने रखती है। भाई महिला विमर्श होगा तो बंगाल में भी महिलाओं की स्थिति कमोबेश वही होगी जो पंजाब की है, जो गुजरात की या जो कहीं और की। जो शुभदा सिंह कह रही है, बंगाल आप देखिए ना, बनारस के अंदर सारे जो पुजारी और पंडित जी वो सब तमिल के लोग हैं। बनारस में तमिल संगम प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। अलग अलग घाट, अलग अलग 2 घाटों पे आपको सिर्फ महाराष्ट्र मिलेंगे, बंगालियों का घाट होगा, तमिल का घाट हो। कल को बनारसी कुछ इस पे कह दें तो क्या करेंगे? मोदी जी ने कितनी अच्छी शुरुआत की है, तमिल संगम जो शुरू हुआ है, जो होता है, कितना बढ़िया है कि तमिल के लोग वहां पर आते हैं, दोनों संस्कृति होती है। और बंगाल में तो कितने तमिल लोग हैं। अगर बनारस में पहुंचा कि भाई अब वहां पर कोई तमिल ब्राह्मण नहीं रहेगा, मतलब नहीं करेगा पूजा, उत्तर भारत का ही कोई ब्राह्मण वहां पूजा करेगा, तो कितनी विकट स्थिति होगी मुझे लगता है आने वाले समय के लिए। तो ये समय रहते रुकना चाहिए कि आज नौकरी पे गई है, कल ये मंदिरों तक जा सकती है कि भाई ये हमारा मंदिर है, यहाँ पर तमिलों का मंदिर है, यहाँ कोई दूसरा जाति का या दूसरे प्रांत का आदमी नहीं आएगा। अगर ये होने लगा तो तिरुपति तो कितने नॉर्थ इंडिया के लोग जाते हैं। अयोध्या में देखिए आप, जितने शिरडी के साई मंदिर में कह दिया गया कि भाई बाहर का आदमी नहीं आएगा, तो कैसे काम चलेगा? अगर आप इस तरीके से मंदिरों को बांटोगे, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बांट दोगे, आप बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो पूरे हिंदुस्तान में सब जगह हैं, फिर आप वहाँ कहोगे कि आप दूसरे प्रांत के स्टूडेंट्स आप पढ़ने नहीं आ सकते, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत मतलब एक विकट स्थिति हो गई है। समय रहते इसको रोकना बहुत जरूरी है जिस तरीके से चल रहा है। इसीलिए आज हम शायद ये चर्चा कर रहे हैं। 3 भाषा का जो फॉर्मूला की इन्होंने जिक्र किया, वो थोड़ा आप समझाएं। अगर अभी लागू तो नहीं हुआ है ये, इसको लागू होने का क्या है? देखिए, बेसिकली जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन चूंकि अब उसमें हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा आप ले सकते हैं, लेकिन अब तमिलनाडु को अपनी राजनीति करना है, द्रविड़ पॉलिटिक्स करना है, उन्हें हिंदी का विरोध करना है, उनकी राजनीति उसके आधार पर है। तो वो ये तमिलनाडु में चुनाव है अगले साल विधानसभा के, तो उन्हें बताना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार हिंदी हम पर थोपने की कोशिश करी, जबकि कहीं ऐसा हिंदी का आपके ऊपर थोपने का नहीं है। तो एक समाज के अंदर डर बढ़ाना है कि हिंदी आएगी तो ये तमिल भाषा को खा लेगी, यहाँ सब कुछ हिंदी का हो जाएगा, आप अपनी मातृभाषा भूल जाओगे, आप अपने कल्चर से अलग हो जाओगे। तो ये जो किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी मातृभाषा एक सेंटिमेंट होता है, मतलब किसी भी के लिए, तो जहाँ मातृभाषा की बात आती है तो सारे जो पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर सब एक हो जाते हैं। तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ये बात कह रहे हैं कि भाई
आप इस तरीके से मत थोपो कीजिए, मत हमारे ऊपर। हाँ मत थोपो, हमारे लिए हमारी मातृभाषा तमिलनाडु पहले है, पार्टी बाद में है। तो इस तरीके से जो प्रांतवाद शुरू हो जाएगा और जो हुआ है, हालांकि इसका जवाब बहुत अच्छे से धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में भी इस बात का बहुत स्पष्ट कर दिया कि भाई कहीं थोपने की कोशिश नहीं है, आपके ऊपर है, आप उनको सिखाएंगे, आपको दूसरी भाषा उनको सिखाइए। और आज तमिल सीखने वाले कितने बच्चे हैं? आज 80% तमिलनाडु के बच्चे तो अंग्रेजी सीख रहे हैं। मातृभाषा में कितने बच्चे सीखने जाते हैं? कई तमिल के जो स्कूल शुरू हुए थे तमिल भाषा मातृभाषा में पढ़ाने वाले, मैक्सिमम स्कूल बंद हो भाई गए, उन्हें बाहर जाके नौकरियां करनी है, नौकरी क्या करना करें? है। तो अब ये बताना कि भाई तमिल खत्म हो जाएगा और आप उसके आधार पे आप बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, लेकिन आप हिंदी नहीं पढ़ा रहे हो किसी भी स्थिति के अंदर। यही मेरा सवाल है कि हिंदी से इतनी नफरत क्यों? मतलब अंग्रेजी आपको ठीक है वो क्योंकि वो आपकी मजबूरी है, हिंदी आपकी मजबूरी नहीं है, तो हिंदी से मतलब हिंदी नहीं सीखना चाहते वहां तक तो एक बार समझ में आ रहा था, लेकिन अब वो जो नफरत वाला एक एलिमेंट फील हो रहा है वो बहुत कष्ट देता है। जी बिल्कुल सही बात है, नफरत वाला एलिमेंट चाहे, और मुझे ये बात आपकी सच है कि ये जो नफरत है वो हिंदी को लेकर के ही ज़्यादा है। और फिर मैं वापस उसी पॉइंट पे आऊंगी ऋचा जी, मुझे लगता है समस्या आर्थिक स्थिति की है। हिंदी अखबार और अंग्रेजी अखबार, हिंदी मीडिया और अंग्रेजी मीडिया, इनके एंकर्स, इनके संपादक, इनकी सैलरी आप कंपेयर कर लीजिए। कोई क्यों हिंदी पढ़ना चाहेगा? मैं ये नहीं कह रही कि नहीं पढ़ना चाहिए, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। एक जो हमारे यहाँ जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो हमारी इंग्लिश को हमेशा हमने एलिट वाला वो देते बिल्कुल हैं। संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हो रही थी, तब भी अंग्रेजी एलिट की भाषा थी। इनफैक्ट जितने हमारे बड़े बड़े लीडर्स हुए सब बाहर जाकर के पढ़े, सब अंग्रेजी में पढ़ के आए, सबने अंग्रेजी में अपना डिस्कोर्स दिया। सही बात है, मुझे अंग्रेजी से परहेज नहीं है मुझे, लेकिन हिंदी जो आग्रही हैं हिंदी को लेकर आगे बढ़ाने वाले, मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है। आप हिंदी का आग्रह सामान्य देशवासियों पर तो करना चाहते हैं, करना चाहिए, मैं भी हिंदी बोलती हूँ, सब हिंदी बोलते हैं। दिक्कत यह है कि क्या सारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ने को तैयार हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी सहमत होगी? ब्यूरोक्रेसी छोड़ दीजिए, जो आपके जो नेता वर्ग हैं, जो थोड़े भी बहुत एलीट नेता वर्ग हैं, क्या वो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं? जब ये दो जो हमारे देश का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने अपने घरों में अपने पर्सनल जीवन में इस पॉलिटिक्स को नहीं उतार पा रहा, वो देश पे कैसे थोप सकते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि साउथ में प्रॉब्लम हिंदी को लेकर के है, प्रॉब्लम हमेशा इम्पोजिशन को लेकर के, या आज हमें दिक्कत हो रही है कन्नड़ में बात करने में या मराठी में बात करने में, क्योंकि आपने फोर्स कर रहे हैं हमें करने के लिए। मैं बार बार कह रही हूँ, इस विषय पर सम्यक चर्चा होनी जरूरी है। या तो हिंदी अपने यहाँ एक हिंदी बेल्ट का मतलब, मैं पूरे जिस बेल्ट को बहुत डिराइसिवली काउ बेल्ट बोल दिया जाता है, मैं कह रही हूँ कि क्या अगर हम उसको एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बना ले, इस तरीके का हब बना ले कि भाई हम कल तमिलनाडु की तरह हम इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकें, तब तो फिर हम भाषा को लेकर के एक नया मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबे रेस का घोड़ा है ये नैरेटिव, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, मुझे एक और कंसर्न लगता है, क्या साउथ का टूरिस्ट कश्मीर नहीं आता? क्या साउथ का टूरिस्ट राजस्थान नहीं जाता? घूमने तो आप सब जगह जाते हो ना। आप वो वाली जिद, अगर आपकी जिद यहाँ वालों ने कॉपी करना शुरू कर दिया, और देखिए बीमारी है तो फैलेगी। कश्मीरी बोलेगा तुम इस भाषा में बात करो, हिमाचली बोलेगा तुम हमारी भाषा में बात करो, अभी हम इन भाषाओं पे तो आए ही नहीं है, राजस्थानी बोलेगा तो हमारी भाषा में बात करो, फिर ये साउथ का टूरिस्ट क्या करेगा? बिल्कुल, ये खाना होना नहीं है। मिलेगा क्या यहाँ पर? अगर इसको रोका नहीं गया समय पे तो ये आने वाले स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही चला जाएगा, फिर ये बढ़ेगा ना। तो हिमाचल के लोगों को अगर साउथ में दिक्कत होगी, या पंजाब के लोगों को साउथ में दिक्कत होती है, उत्तर भारत के लोगों को, चाहे फिर मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, या राजस्थान हो, या हरियाणा हो, इन राज्यों के लोगों को, अगर दिल्ली के लोगों को साउथ पे अगर दिक्कत होती है, तो दिल्ली में भी जो साउथ के लोग हैं या इन राज्यों में जो साउथ के लोग हैं, उनके लिए भी तकलीफें खड़ी होना शुरू हो जाएगी ना। तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए नुकसानदायक है। ये चीज़ मतलब बढ़ने से पहले सरकार को इसको देखना पड़ेगा, समाज को भी ये देखना पड़ेगा, लोगों को भी ये बात समझना पड़ेगी कि भाई उस स्तर पर मत जाओ कि आपका समाज बटे और उसका परिणाम आपके बच्चों को भी भुगतना है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो कर रहे हो आपके बच्चे तमिलनाडु के बच्चे से तमिलनाडु में रहेंगे, पढ़ लिख के वही हो सकता है गवर्नमेंट जाए, डिफेंस में जाए, किसी में जाए, उत्तर भारत में जाए। तो मुझे लगता है कि सबके लिए नुकसानदायक, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक के लिए। जो यह खेल खेल रहा है उसका भी घर जलेगा, और जिसके लिए खेल रहा है वो भी जलने वाला है। इसमें जलना सबको है, इसमें किसी का भला नहीं होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए संघ बहुत कोशिश कर रहा है, लगातार संघ इस खिलाफ, मतलब संघ जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन समाज के अंदर जब तक से एक पावरफुल आवाज नहीं निकल के आ रही, नहीं, समाज जब तक जागरूक नहीं होगा इसके खिलाफ कि नहीं ये गलत है, बड़ा वर्ग जब तक नहीं बोलेगा, बुद्धिजीवी वर्ग नहीं बोलेगा, प्रभावशाली वर्ग जब इसके खिलाफ नहीं बोलेगा, तब तक कैसे नहीं होगा। अगर महाराष्ट्र में अगर ये होता है तो इसके खिलाफ महाराष्ट्र के लोगों को बोलना चाहिए, जो बड़े लोग हैं, अगर वो नहीं बोलेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र में आप एक सब्जी वाले से कह सकते हो कि आप मराठी में
सब्जी बेची है। अब एक चौकीदार से कहते हैं कि भाई नौकरी तब देंगे तुम्हें मराठी आती होगी, लेकिन आप शाहरुख खान से नहीं कह सकते कि मराठी आएगी तो आप पिक्चर में काम करोगे। या सलमान खान से आप नहीं कह सकते, अमिताभ बच्चन से नहीं कह सकते, क्योंकि उनका क्लास अलग है। किसी की हिम्मत नहीं कि उनसे आप कह दें कि आप मराठी सीखते हैं क्या। बताऊं, सालों साल बॉलीवुड में रहे हुए फिल्म एक्टर्स आप इनसे ऑफ कैमरा बात करो, किसी को एक शब्द मराठी नहीं आती। आम आदमी ज्यादा सीख लेता है, सर्विस क्लास होगा ज्यादा सीख लेगा कि वो घर में काम करने वाली बाई से ना सब सीख लेते हैं। मैंने कई फिल्म स्टार सबसे पूछा, किसी को एक शब्द ढंग से मराठी बोलने नहीं आती, लेकिन इन पर तो कोई उंगली नहीं। आप गरीब डिलीवरी बॉय पर अपना गुस्सा हरियाणात जाऊन राहायचं, क्यों? मराठीत नाही येत नाही इथे, बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे। कौन बोला इसे? आम्हाला येत नाही हिंदी। नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। आता तो पैसे देतो, हाँ, पैसे देतो। नहीं देने का ना पैसा? हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो और बोलो। धंदा चुकीचा करायचा। दिखाओ ना ऑर्डर खराब है तो दिखाओ। अपना गुस्सा राज ठाकरे एक चौकीदार को गरीब आदमी की मारपीट कर लेंगे, हाँ। लेकिन उसी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान को राज ठाकरे नीचे गाड़ी तक लेने आते हैं और साथ में बैठ के डिनर करते हैं और नीचे तक छोड़ने जाते हैं। तो ये जो है कि भाई, और आप जो कह रहे हो, आप कह देते हो कि छोटी दुकान पे कि भाई आप मराठी में बोर्ड लगाओ, आप किसी 5 स्टार होटल में जाके आप कह दीजिए कि नहीं है, या आप किसी छोटे दुकानदार से पूछते हो कि आप क्या बेच रहे हो, आप बताओ। क्या 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में जाके आपकी हिम्मत है कि आप पूछ लो? नहीं कर सकते ना। तो गरीब आदमी इसमें सबसे ज्यादा पिसा जाता है समाज का, जो रोज कमा के जो खा रहा है। आप उसका ठेला पलट देते हो कि भाई तुम्हें मराठी नहीं आती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से होना कि गरीब के साथ ये हो रहा है, और जो बड़ा वर्ग है उसके खिलाफ नहीं, या तो आप सबके लिए कर दो कंपलसरी कि राज्य में वही रहेगा जिसे उस भाषा आती हो। हाँ, सही बात। जब ऐसा आप कर नहीं सकते, संविधान में अलाउ नहीं है, आप ऐसा कर नहीं सकते, तो फिर क्यों इस तरह से आप मतलब किया जा रहा है? एक चीज बताइए आप दोनों लोग, कई बार होता है ना कि हम देखते कुछ है, एक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। ये भाषा विवाद के पीछे क्या आपको कुछ और गहरी कोई और बात, कोई और एंगल ऐसा लगता है कि कुछ और है, ये एक्सप्रेस भाषा के तौर पर हो रहा है? कभी मुझे लगता है आज से कुछ महीने पहले नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात की गई थी, आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात की गई थी। ये उसी राजनीति को हवा देने जैसी बात है। मैं मधु लिमये जी का बात करना चाहती हूँ, मैं जॉर्ज फर्नांडिस जी की बात करना चाहती हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस मैंगलोर कर्नाटक से थे, बिहार जाकर चुनाव जीता, डिफेंस मंत्री रहे और लंबे समय तक उन्होंने काम किया। रेलवे की स्ट्राइक की सबसे बड़ी स्ट्राइक रेलवे की उन्होंने की थी। सबसे बड़ी स्ट्राइक उन्होंने की। मैं पूछना चाहती हूँ, जो भी लोग कन्नड़ को लेकर के इतने अग्रेसिव रूप से आग्रही हैं, क्या आप जॉर्ज फर्नांडिस से ज्यादा कन्नड़ हैं? क्या आप मधु लिमये से ज्यादा मराठी हैं, जिन्होंने बांका से, मुंगेर से अपने आप को आकर के वहां रहे, वहां से चुनाव जीता, उन्होंने वहां की भाषा सीखी ना। और जॉर्ज फर्नांडिस जी केवल हिंदी नहीं बोलते थे, वो मगही, भोजपुरी, मैथिली जहां वो जाते थे। तो हमारे धुलेकर जी देखिए ना, बिल्कुल सांसद तो यूपी से थे, झांसी से। मैं उन्हीं की बात दोबारा अभी आप ही की बात दोहराती कि धुलेकर जी से बड़ा राष्ट्रवादी हुआ होगा कोई क्या? तो आज जो मैं शब्द ये नहीं यूज करना चाह रही थी, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर या इस तरह के जो टुटपुंजिए नेता उभर के सामने आ जाते हैं कि भाषा को लेकर के या नॉर्थ साउथ डिवाइड को लेकर के भी बड़े बड़े पद पे आप आज भले ही हो, लेकिन आपकी भाषा, आपका आचरण बहुत ही निम्न वर्ग का हो जाता है जब आप कहना शुरू करते हैं कि भारत में नॉर्थ साउथ डिवाइड होनी चाहिए। आप इन लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपका कद कहीं से भी, आज कोई भी समाजवादी नेता अपने आप को मधु लिमये की श्रेणी में, अपने आप को जॉर्ज फर्नांडिस की श्रेणी में, अपने आप को, मैं तो जेपी तक जा भी नहीं रही हूँ, मैं तो जयप्रकाश नारायण जी तक जा भी नहीं रही हूँ, आप इनकी श्रेणी में नहीं खड़े हो सकते। तो आप प्लीज मत बताइए कि राष्ट्रवाद क्या है, राहुल गांधी मत के बताइए कि भाषण में तो समाजवाद क्या है। एक दो बार ऐसा हुआ है ना, नॉर्थ साउथ डिवाइड को बहुत क्लियरली उन्होंने आधिकारिक रूप से उन्होंने इस बात को किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई ने जिस तरीके से कहा था कि भाई जब टैक्स डिवीजन की बात आई थी कि अगर नहीं दे सकते तो आप कर्नाटका को अलग कर दो हिंदुस्तान से, हमारा अलग देश दे दीजिए, यहाँ तक उन्होंने इस तरह का बोल दिया था। और सब अब देखिए ना, सोनिया गांधी तो बेल्लारी से चुनाव लड़ी ना कर्नाटका में जाके, राहुल गांधी वायनाड गए ना केरल में चुनाव लड़ने। क्या उनको मलयालम बोलनी आती है? आती है क्या? प्रियंका गांधी अभी वहाँ से क्या सांसद बन गई है, क्या वो बोल सकती है वहाँ पर मलयालम? आप गए ना वहाँ पे। तो हिंदुस्तान में यह सुविधा का संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हो, आप किसी भी देश में जा सकते, शहर में जा सकते हो, वहाँ बस सकते हो, अपना गुजर बसर कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि वो जो खूबसूरती इस देश के वो बने रहने चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई राजनीति अपनी जगह, लेकिन ये अगर बढ़ गया तो फिर ये तो ऐसे शेर की सवारी के कोई उतरना नहीं जानेगा कि कैसे कंट्रोल होगा। एक बार चीज़ें हाथ से निकल गई तो उसको रोकना भी बहुत मुश्किल होगा।
तो मुझे लगता है कि समय रहता है कि राजनीतिक दल इस मामले पर अगर गंभीरता से विचार करे इस मामले को कि ये नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया पे इस मामले पे कंट्रोल हो, इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल पोस्ट आते हैं, जो भड़काने वाले बयान आते हैं, उसको अकाउंट्स ब्लॉक किए जाए, उनको रोका जाए इस तरह के। और ये करने वाले लोग कौन है? आप अगर देखेंगे तो कोई प्रोमिनेंट लीडर नहीं है, भाषा का विवाद शुरू नहीं किया हुआ, किसी एक आदमी ने शुरू कर दिया किसी बात को लेकर, उस बात को लेकर इतना बड़ा बवंडर हो गया कि उसमें सब इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि उसको हवा देना भी एक गलत है भाई, उस मामले को लेकर इतना ज़्यादा उस पर चर्चा करना लेना, तो फिर उसमें पक्ष विपक्ष बन ही जाता है, एक उसके समर्थन में आते हैं, उसके विरोध में आते हैं, फिर उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। और सोशल मीडिया के कारण तो बहुत आसान है, रुचा अदुल जी ने कुछ अगर ट्वीट किया और मुझे पसंद नहीं है, मुझे ट्रोल करना है, तो मैं 1 मिनट में आपको ट्रोल करना शुरू कर दूंगा। पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं था, आपने कुछ कहा तो आपके पास पहुंचने का आदमी के पास साधन नहीं था। तो अब तो ये है कि अब बच्चन साहब करे या कोई भी दूसरा आदमी बड़ा करे, या प्रधानमंत्री मोदी कुछ कह रहे हैं या कोई बड़ा लीडर कुछ कह रहा है, तो उस तक पहुंच रहा सोशल मीडिया से। कॉन्सर्ट में आप सोनू निगम को ट्रोल कर सकते हो, तो ये आसान हो गया है। और करने वालों को ये पता है कि अगर मैं करूंगा तो मेरी पब्लिसिटी होगी और हिंदुस्तान में मेरे नाम की चर्चा होगी। मतलब वो भी आता है कि मुझे पब्लिसिटी के लिए भी, कई बार आदमी पब्लिसिटी के लिए भी करता है। आप एक चीज देख ली, मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री, बेंगलुरु में आईटी इंडस्ट्री। अभी मैं परसों किसी का एक्स पर एक पोस्ट देख रही थी कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा ये बेंगलुरु में था, मैं पूरे स्टाफ को शिफ्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे ध्यान है उन्होंने गुजरात जिक्र किया था, बट मुझे याद नहीं। ये और मुंबई से भी अगर इस तरह का कुछ हो गया कि भाई यहाँ यूपी बिहार का जो आदमी काम कर रहा होगा उसके ऊपर खतरा हो जाए, या वो कहे कि हम काम करने नहीं आएंगे, क्या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पूरी बॉलीवुड या सारी सब चल जाएगी सिर्फ महाराष्ट्रियंस के दम पर? या ये बेंगलुरु का आईटी हब सिर्फ कन्नड़ लोग चला लेंगे? इकोनॉमिकली कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है ये। इसकी शुरुआत की ना योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में कहा था ना, फिल्म सिटी बनाने के लिए कि जमीन दी है वहां पर कि भाई बम्बई में अगर उत्तर भारतीय को साथ ही हो रहा यूपी बिहार के, तो आप महाराष्ट्र छोड़ के आइए यूपी के अंदर फिल्म इंडस्ट्री। तो शुरुआत हो रही है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री वैसे ही बटी है, साउथ की दक्षिण की अलग है। दक्षिण के कलाकार क्या हिंदी फिल्मों में नहीं आते? कमल हसन, रजनीकांत, जितना उनको दक्षिण में मिला उतना उनको हिंदी फिल्मों में मिला है। आप दक्षिण के गायक देख लीजिए, दक्षिण के फिल्म मेकर्स देख लीजिए, RRR बनाने वाले तो दक्षिण के फिल्म मेकर है जिन्होंने फिल्में बनाई है, हिंदी में आके फिल्म बना रहे हैं। मतलब तो इस लता जी ने हर भाषा के गाने गाए। अगर वो कहती मैं सिर्फ मराठी गाऊंगी तो क्या लता मंगेशकर होती? ये बात समाज को समझ नहीं आ रही आज के लोगों को। ऋचा जी, मुझे लगता है कि ये जो बात हम आज के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है मेरी बात, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे भाषाई प्रकरण में अगर हम हिस्टोरिकली उठा करके देखें तो जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने बैलेंस किया था, उन्होंने तब देखा था कि ये आगे सिचुएशन होने वाली है, उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे वाक्य में संतुलन बना करके रखा वो काबिले तारीफ है। लेकिन अंत में उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने शब्द यूज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी का, कि हमें आगे चल करके इस मुद्दे पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी लानी होगी। वो तो राष्ट्रभाषा वाले मुद्दे पर था ना। जी जी। लेकिन ओवरऑल ये भाषाई विमर्श से ही ये मुद्दा जुड़ता है। मैं पूछना ये चाहती हूँ, आज के जो भी राजनेता हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी लाने की जिम्मेदारी क्या जो केंद्र में सरकार है केवल उसकी है? ये तो पूरे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी है। ये जवाहरलाल नेहरू की थाती को जो लोग आगे बढ़ाने को लेकर के इतना आग्रही हैं कि भाई नेहरू की विरासत नहीं मिटनी चाहिए, आप ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी ले आते। कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से कहती कि भाई ये फॉर्मूला है, हमारे पुरखे चाहे वो क्योंकि जो मेजर आंदोलन हुए भाषा को लेकर के वो कांग्रेस के ज़माने में हुए, 1980, 1960, 80 में इंदिरा गांधी जी थी, 60 में नेहरू जी थे, उसके बाद आपका 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ऑपरेशन ग्रीन हंट भी चल रहा था, सलवा जुडुम भी चल रहा था, भाषाई आंदोलन भी तेजी से जोर पकड़ रहा था। तो ये सब जब कांग्रेस के कार्यकाल में, और कांग्रेस से कहती है कि थाती हमारी है, तो कांग्रेस के वो बड़े नेता, आज वो शशि थरूर जी हों, वो आपके जयराम रमेश जी हों, वो ये इतने बड़े बड़े लोग जो कि हर रोज विवादास्पद बयान देते हैं, आप ही लोग मिलकर के एक ड्राफ्ट कर लेते ना, मनीष तिवारी जी हों। आज अच्छा लग रहा है कि सब राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के, डिफेंस के मुद्दे को लेकर के एक दुनिया भर में घूम रहे हैं जी, लेकिन भाषा के मुद्दे पर आप आइए सामने, ये बहुत सही समय है। क्योंकि आपने जो बात उठाई थी कि इस मोड़ पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अभी हम लड़े भाषा के कॉमन दुश्मन से या कास्ट के मुद्दे पर, या कास्ट के मुद्दे पर भी। ये लड़ाइयाँ होती रहेंगी, लड़ाइयाँ होती रही हैं, आगे भी होंगी। कब कहाँ तक होनी है, उसका लिमिट क्या होगा, ये तो डिसाइड हमें समय कितना गलत है इसके लिए। बिहार इलेक्शन में शुभ्रस्ता आप देख रही हैं, ये इस सेंटिमेंट को जगाने के लिए बिहार के नेता भी कुछ इस्तेमाल करने वाले हैं इसका, भाषा को लेकर।
वहाँ तो जातिवाद की राजनीति, वहाँ तो जाति की राजनीति है। बिहार में तो मतलब बिहार अस्मिता की बाहर हमारे लोगों का ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उनका नहीं कुछ है होगा नहीं। कुछ। अगर जिनका है उनका बिहार में कुछ नहीं है, शिवसेना हुई या साउथ का हुआ, उनका कुछ बिहार में नहीं। बिहार में जे लेके बिहार की राजनीति करने वाले दलों का ये नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है और भारतीय जनता पार्टी, बिहार के लोकल लोगों का जो है। तो इसका बहुत ज़्यादा असर बिहार की राजनीति में नहीं होगा। महाराष्ट्र में असर पड़ता है, अगर महाराष्ट्र के चुनाव में ही होगा तो महाराष्ट्र में असर पड़ता है। बिहार में तो वैसे भी स्थानीय राजनीति जो है वो पूरी जातिगत आधारित है। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें लेके कोई लॉ लेकर आना चाहिए, बहुत मतलब इसको रोकने के लिए। इस तरीके से उठाए वो देशद्रोह के आरोपों में उसको लगे या कुछ इस तरह का हो, तभी ये मामला लुकेगा। नहीं तो कोई भी आज जिस तरीके से हुआ एक बैंक मैनेजर के साथ हुआ है, वो कल किसी के साथ भी होगा। और अगर बढ़ता चला जाएगा तो लोग जाने के पहले 10 बार सोचेंगे कि भाई मुझे आप वहाँ ट्रांसफर मत दीजिए, मुझे कहीं और ट्रांसफर दीजिए। तो ये जब चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो मुझे लग रहा है उससे बेहतर है कि पहले ही इसके लेके कोई लॉ लेकर आया जाए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को लेकर बहुत गंभीर हो कि इस तरीके से ना हो, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें मतलब सारी सुख सुविधाएं, मतलब एक उनका प्रोडक्शन किस तरह से हो सकता है। नहीं तो आदमी डर के जाएगा नहीं कि भाई नौकरी में अलग खतरा है, सड़क पे मारपीट होगी, मुझे मकान कल नहीं मिलेगा, कि भाई मकान नहीं देना है, बाहर से आए आपको मकान नहीं मिलेगा, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी। तो आदमी डर के साए में कैसे इस तरह से जिएगा। नहीं, और एक जो आपने बात कही ना कि लोग शाहरुख पर, सलमान पर, अक्षय कुमार से नहीं कहेंगे तुम मराठी बोलो, किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये समय है कि इन लोगों को भी बोलना चाहिए। ये जो हो रहा है भाषा को लेकर, चाहे कन्नड़ के वहाँ के जो कोई सुपरस्टार्स हों या प्रोमिनेंट लोग हों, एक्टिविस्ट हों, जो भी चिंतक हैं, इनको भी तो बोलना चाहिए। ये सब बहुत अजीब सी चुप्पी नहीं है। हर दिन 4 वीडियो तो दिख जाएंगे आपको सोशल मीडिया पर, एक भी सेन वॉइस जिसको हम कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे किसने बोला आप बताइए? कितने लोगों के ट्वीट आए? खुलकर कितने लोगों ने पढ़ा? बॉलीवुड के कितने लोग आए? नहीं आए। तो जब वो देश के लिए नहीं बोले तो भाषा के लिए क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे वो? और उनके तो सभी दोस्त है ना, उनके दक्षिण के भी दोस्त है, उनके महाराष्ट्र में भी उनके दोस्त है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी उनके दोस्त हैं, और दूसरे जो उसके खिलाफ है वो भी उनके दोस्त है। सत्ता किसी की भी आएगी, वो क्लास तो अलग है ना, उन्हें तो सभी सत्ता के साथ रह के चलना है, उनको पैसा बनाना है। वो व्यवसायिक हित उनके, इनके साथ भी और उनके साथ भी है। तमिल के नेताओं के साथ भी उनके व्यवसायिक हित है। वो बॉलीवुड जो महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री है या मुंबई की है, उनके साथ भी उनका हित है। तो उनको सबके साथ मिलकर चलना है। मुझे लगता है इस मामले में, चूंकि बिहार की बात आपने छेड़ी थी, बिहार इस मामले में आदर्श राज्य में उसको मानती हूँ, भाषाई आग्रह को लेकर के। देखिए, चुनाव के समय सही बात है, कास्ट मायने रखता है, कॉम्बिनेशंस मायने रखती है, कौन किसके साथ जा रहा है। लेकिन इलेक्शंस के बाद लगातार आप देखिएगा मगही को लेकर के, भोजपुरी को लेकर के, मैथिली, अंगिका, बच्चिका, सबको लेकर के अपने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सांस्कृतिक आग्रह हैं जो अपने अपने आप को लेकर के आगे चलते हैं। लेकिन ये कभी बिहारी अस्मिता पे हावी नहीं होते। आप कभी नहीं देखिएगा कि कोई भोजपुरी फिल्म स्टार या मगही से उभरती हुई कोई आवाज या मैथिली का कोई व्यक्ति आपस में रंजिश रहेगी। और वो, लेकिन वो रंजिश, वो शायद इंटेलेक्चुअल रंजिश ज्यादा है कि भाई सीता माँ को लेकर के मिथिला वाले कहेंगे कि हमारी है सीता, लेकिन मगही में सबसे ज्यादा आपको इमोशनल गीत आपको मिल जाएंगे सीता को लेकर के। तो ये जो एक बिहारी अस्मिता आज अपने आप में एक शब्द है, उत्तर प्रदेश वाले ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश की अस्मिता की बात आप नहीं सुनती होंगी, नहीं है, क्योंकि वो कल्चरल रूप से उस तरीके की आइडेंटिटी नहीं है। मुझे लगता है हर बार, चूंकि बिहार अग्रणी रहा है बौद्धिक रूप से देश को आगे दिशा देने में, हर तरह के मूवमेंट अगर हम देखें, तो मुझे लगता है भाषा के मूवमेंट को भी लेकर के बिहार से कुछ आवाज़ें आनी चाहिए जो कि बौद्धिक रूप से इस आंदोलन को एक दशा और दिशा दे सकें। क्योंकि जिस तरीके से मैंने जो बताया कि ये जो बोलियां हैं, आपस में इन बोलियों का जो संघर्ष है, और इस संघर्ष को आगे ले जाते हुए आप देखिए कितना मौलिक काम आप कर लेते हैं। पहले मगही एक इंडस्ट्री के रूप में नहीं उभर रही थी, पर सोशल मीडिया आने के बाद भोजपुरी के साथ मगही धीरे धीरे अपना वजूद स्थापित कर रही है। अभी एक IAFS अफसर हैं जो कि पोएट भी हैं, अभय कुमार जी, अभी ICCR में है वो। अभय कुमार जी ने मगही पहला जो अनुवाद हुआ अंग्रेजी में, उन्होंने मगही की एक उपन्यास का उन्होंने अनुवाद किया, पेंगुइन से पब्लिश हुई है वो, फूल बहादुर। तो इस तरीके का आप कीजिए ना कंपटीशन भाषा को लेकर के, बट उसमें कुछ रचनात्मक लाइए। आपके कंपटीशन की वजह से ऐसा ना हो जाए कि वो एकदम अग्रेसिव और वायलेंट टर्न ले ले और लोगों को अपनी अपनी रोजी रोटी, अपना परिवार उठा करके कहीं और ले जाना पड़े। मेरा तो सवाल
चाहे कन्नड़ के हो, महाराष्ट्र के लोगों से, मैं मुंबई के लोगों से पूछती हूँ, आपके सामने मनोज वाजपेयी खड़े होंगे, आपके साथ, क्योंकि आप बिहार की बात करिए, आपके सामने पंकज त्रिपाठी खड़े होंगे, आपके पास रवि किशन खड़े होंगे, मनोज तिवारी खड़े होंगे, उनसे तो आप नहीं कहेंगे कि मराठी में बोलो तब हम तुमसे बात करेंगे या तब हम तुम्हारी फिल्म देखने आएंगे। तब तो आप जाएंगे पीछे पीछे फोटो की, सेल्फी भी लेनी है आपको, ऑटोग्राफ भी लेने हैं। क्या मनोज वाजपेयी मराठी में बात करेंगे? क्या आपसे नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक गरीब डिलीवरी बॉय मिलता है, उस पर आप अपनी सारी गुंडा। या अमिताभ बच्चन से आप कह दीजिए कि एक मराठी फिल्म करोगे तब आप एक हिंदी फिल्म कर पाओगे, जी बिल्कुल। तो हम आपको बॉम्बे में फिल्म करने देंगे, वो भी नहीं कहोगे आप। तो ये जो इस तरीके से है कि मतलब एक कमजोर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है, उसके ऊपर आप अपनी दादागिरी और पूरी सत्ता दिखाते हो, मुझे लगता है ये गलत है। समाज में मुझे लगता है इस मामले में आना चाहिए। शुभदा जी बिहार का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब बिहार में तो बिहार के राजनेताओं ने बिहार को बर्बाद कर दिया। मतलब बिहार इस स्थिति में है नहीं कि लोगों से कह सके कि आप मत वापस आ जाओ, मत जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिहार से इतना पलायन हो गया कि लोग ही चले गए। मतलब अब मुझे लगता है कि बिहार को इतना मजबूत होना पड़ेगा कि कहे कि नहीं छोड़ो आप लौट के। और कोई अपना स्टेट छोड़ना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि अपने जड़े छोड़ के दूसरे शहर के अंदर जाओ। जो कुछ राज्य में से कुछ मिला नहीं तो पलायन होना ही स्वाभाविक है, चाहे फिर वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या झारखंड हो, या बंगाल हो। तो मुझे लग रहा है कि जिन राज्यों ने ग्रोथ करी, चाहे फिर वो गुजरात हो कि भाई वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ डायमंड का बहुत बड़ा काम है, तो लोग गुजरात चले गए। फिर महाराष्ट्र में इंडस्ट्री बनी या दूसरे व्यवसाय बड़े उद्योगपति सब महाराष्ट्र में, तो आदमी महाराष्ट्र में चला गया। तमिलनाडु में आईटी, दक्षिण में आईटी का हब बन गया। अब देखिए गुड़गांव में आईटी का हब है, तो बड़े लोग कंपनी आई है यहाँ पर। तो मुझे लगता है जब राज्य विकास करेंगे तब उस राज्य में लोग वापस लौट कर आएंगे। तो राज्यों की भी ड्यूटी है कि भाई अपने राज्य को कम से कम उस राज्य के टक्कर में लेकर आए, चाहे इस तरह का सब प्रांतवाद का चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फिर लोगों के अंदर दूसरे प्रांत में जाने की इच्छाएं कम होंगी जिस तरीके से। लेकिन आप लोग देखिए कि समीर जी भी एक महाराष्ट्रन है, लेकिन मध्य प्रदेश में पले बढ़े, महाराष्ट्र में भी रहे हैं, लेकिन जब हिंदी बोल रहे हैं तो एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, जब मराठी बोलेंगे तो शुद्ध मराठी बोलेंगे। मेरा विवाह एक मराठी परिवार में हुआ है, मुझे मराठी समझ में आती है, थोड़ी बहुत बोल भी सकती हूँ, लेकिन मुझ पर कभी ये जिद नहीं थोपी गई कि तुम मराठी में बात करो। मुझे लगता है इस देश का की सबसे बड़ी ताकत ही यही हमारा मल्टी कल्चर, जिसको लेकर हमने हमेशा घमंड किया, मतलब घमंड शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो कहीं हमारी कमजोरी ना बन जाए, जिसका बाहरी ताकतें इस्तेमाल करने लगे। चलते चलते मैं आप दोनों से क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगी इस टॉपिक पर कि अब ये आगे क्या है, आपको क्या लगता है, समाज को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? काफी हद तक आप लोगों ने कहा। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार से तो उम्मीद कम रहेगी इस मामले में, समाज से ज़्यादा उम्मीद करूंगा मैं कि भाई एनजीओ है, सामाजिक संगठन है, जो बड़े वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इसके खिलाफ मुखर हो। तो मुझे लगता है कि सरकार पर दबाव बनेगा तो सरकार उस पर जाएगी। सरकार तो उसी पक्ष में जाती है जो सरकार का वोट बैंक, उनकी सरकार को स्थिरता जो प्रदान करता है, सरकार उसी दिशा में जाती है। फिर भाषावाद के अगर विरोध से अगर उनको सरकार की स्थिरता मिलेगी तो उसका विरोध करेंगे, उसके समर्थन से उनको स्थिरता मिलेगी तो उसका समर्थन में जाएंगे। सरकार का तो कुछ इस वोट बैंक को नाराज नहीं करेंगे। वो अपने वोट बैंक पे करते हैं, नशे उनकी राजनीति उसी वोट बैंक पे निर्भर करती है। मुझे लगता है कि समाज को ये देखना पड़ेगा और कई बार सरकारों को भी अपनी वोट बैंक की राजनीति बड़े मामले के लिए छोड़ना पड़ेगी कि आप कैसा भविष्य देश के लिए देना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए, समाज के लिए। तो राजनीतिक दल और जब समाज इस मामले में एक दिशा में सोचेंगे तब मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों पर रोक लगेगी। जी मैं तीन तरह की अपील है मेरी। एक तो समाज की तरफ से है और समीर जी के साथ में बिल्कुल हूँ कि सामाजिक रूप से एकजुट होकर के आगे रहने का समय है। मैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, नेताओं और ब्यूरोक्रेसी में दोनों को कहूँगी कि आप लोग दोनों अपनी तरफ से अपना जो भी आपका मत है इस पे, सबसे पहले मत और वे फॉरवर्ड है, इसको आप संसद में लेकर जाइए, एक बहस कीजिए, क्योंकि ये 15 वर्ष तक जो मामला रहना था वो बहुत लंबा खिंच गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी जिसकी बात नेहरू जी ने की थी, वो समय आ गया है कि हम एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी लें। वो आप, हम और समाज केवल नहीं ले सकता, हमारा प्रतिनिधि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से आने दीजिए कि वो सबको सर्वमान्य होगा। और तीसरी अपील मेरी उन युवाओं से है जो सोशल मीडिया पे बहुत मुखर हैं, जो बहुत पॉपुलर और इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसिंग आवाज़ है उनकी, कृपया करके इस पूरे प्रकरण में आग में घी डालने का काम मत कीजिए। आप का कितना भी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट हो, कोशिश कीजिए कि संयत भाषा में अपनी बात रखिए। अगर आप अपने कल्चर को लेकर, अपने भाषा को लेकर बहुत आग्रही हैं और आपका जेन्युइन ग्रीवेंस है कि आपका कल्चर या आपकी भाषा राष्ट्र पटल पर रिफ्लेक्ट नहीं होती, आप बिल्कुल रखिए उस बात को, लेकिन इतनी मर्यादा रखिए कि कोई आपके यहाँ से अपना परिवार उजाड़ कर, समेट कर आपके घर से कोई ना जाए, क्योंकि ये हमारी जो बेसिक कल्चर जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, अगर तमिल इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि भाई तमिल कल्चर बहुत बड़ा कल्चर है या मराठी कल्चर बहुत बड़ा कल्चर है, तो इसी कल्चर ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना
सिखाई है। और आप अलग अपने अलग कल्चर लोगों पे काम कीजिए ना, उसमें आप कुछ अच्छा सा कविता लिखिए, कोई ब्लॉग लिखिए, आप उसमें ट्वीट करिए, जो करना है कीजिए। सिर्फ किसी को दूसरे को हैरस करके, परेशान करके, उसको शहर छोड़ देने, राज्य छोड़ देने को मजबूर कर देना, ये कहाँ का कल्चर है। तो मैं आखिर में वही कहूँगी जो मैं आज का, जैसे शुभ्रस्ता ने भी कहा, मैं लगातार हर समय कहती हूँ कि देश एक बहुत बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक दुश्मन देश से हमारी सेना लड़ रही है। सेना इसलिए लड़ रही है ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि द आर्मी फाइट्स फॉर अस, बट आर वी द नेशन वर्थ फाइटिंग फॉर। हम धर्म के आधार पे भी लड़ रहे हैं, हम जाति के आधार पे भी लड़ रहे हैं, अब हम राज्यों और भाषा के आधार पे भी लड़ेंगे। तो सेना सोचेगी कि वो किसके लिए लड़ रही है, क्योंकि हमारी सेना में तो मराठी भी हैं, कन्नड़ भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, पंजाब के भी हैं। कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ का सिपाही हमारे लिए वहाँ सरहद पे हमारे लिए लड़ नहीं रहा। तो फिर सोचिए अपने अंदर झांक करके हम किस लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।